हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही होगी तो उसका समाधान लेकर के मैं आपके सब सामने आ गया हूँ। आप सबको पता है कि आपके भी बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे कि आपका यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम है, लेखपाल वीडियो वगैरह होना है, पैट आपके सामने है और भी तमाम तरह के एग्जाम आपके सामने हैं। पर स्पेशली मैं आपको बताऊं कि यदि आपकी जीएस की तैयारी अच्छी नहीं है तो उसके लिए राम जी की पाठशाला ने एक बहुत जबरदस्त सीरीज शुरू की है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं मैराथन सीरीज है कि जिस आज तक के यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं उतने प्रश्नों का कंपाइलेशन लेकर मैं आपके सामने हूं। हम यहाँ पर उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो बार बार पूछे गए हैं, जो रिपीटेड हैं, उनको सिंगल टाइम्स लिया गया है, पर करीब 250 के आसपास प्रश्न आज हम सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप खाली यही वीडियो पढ़ लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका शायद ही कोई क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में छूटे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आज इस वीडियो में संपूर्ण इतिहास को हम समझेंगे और बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे। जहां एक्सप्लेनेशन की नीड होगी वहां एक्सप्लेनेशन देंगे और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बस आपको ध्यान से देखते रहना है, समझते रहना है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ना करना एक गुनाह होगा। यदि आप पढ़ रहे हो और नहीं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। तो सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू कर रहे हैं। अपनी पेटियां बांध लीजिए कमर की। पहला प्रश्न है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी। आपको पता है महाभारत की लड़ाई बहुत प्रसिद्ध है और कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में आज है वहां पर ये युद्ध हुआ था, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। तो ये कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग लगभग 2018 के आसपास ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 18 दिन। 18 दिन महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई? 18 दिन। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण किस वेद के किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं? देखो क्या चीज होती है, कोई भी वेद होता है तो उससे संबंधित कुछ ना कुछ क्या होते हैं, ग्रंथ होते हैं, जिससे उनको समझने में मदद मिलती है। तो वेदों से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ होते हैं जिनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथों का जो संबंध है वो है दोस्तों आपके यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से उनका संबंध है। देखो यजुर्वेद जो है वो उसकी दो शाखाएं हैं। एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी है कृष्ण यजुर्वेद, है ना। शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद वो है जिसको गाया जाता है, जो पद्य है, और कृष्ण यजुर्वेद वो है जिसको पढ़ा जाता है, गद्य और पद्य। आपसे पूछता है कि भाई वो कौन सा वेद है जिसको गाया और पढ़ा दोनों जाता है, तो यजुर्वेद आपको बोलना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है जो शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण है ये यजुर्वेद के मूल ब्राह्मण मूल पाठ हैं, और शुक्ल यजुर्वेद से जो ब्राह्मण संबंधित है वो है शतपथ ब्राह्मण। शुक्ल शतपथ, शुक्ल शतपथ, ये ऐसे याद रखना है आपको। और कृष्ण का क्या हो जाएगा? तैतरीय ब्राह्मण हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो ऋग्वेद में जिस देवता का सबसे ज्यादा नाम आया है उस देवता का नाम है इंद्र। इंद्र बहुत सबसे ज्यादा टाइम्स इनका उल्लेख हुआ है। करीब करीब आप कह सकते हैं 250 बार इनका उल्लेख हुआ है, और इनके बाद अग्नि का 200 बार उल्लेख हुआ है। तो सबसे प्रसिद्ध देवता कौन है, सबसे अधिक महत्व वाले देवता कौन है ऋग्वेद में? इंद्र हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र मिलता है ना। किस में अपराध और अपराधी का जिक्र मिलता है? तो देखो क्या चीज है, जो मनुस्मृति है, ये आपको पता होना चाहिए। जो मनुस्मृति है ये पूरी मतलब धर्म यही है कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरह व्यक्ति को करना चाहिए किस तरह व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, ये है। अर्थशास्त्र जो है आपका, ये चाणक्य द्वारा लिखा गया है। ये पूरा का पूरा आपका राजतंत्र के ऊपर बेस्ड है, पूरा राजनीति पे बेस्ड है, और न्याय मीमांसा भी इसी तरह से ही है। तो इन तीनों में ही, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, इन तीनों में ही अपराधी और अपराध का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ठीक है, देखो भारतीय संस्कृति में जीवन के 4 प्रमुख पुरुषार्थ माने जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, है ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का मतलब है कि जीवन में धर्म धर्म होना चाहिए। अर्थ का मतलब रुपया पैसा कमाओ। काम का मतलब अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, और अंत में अपने मोक्ष प्राप्ति का साधन करो। तो उसके लिए बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे दर्शन है, षड दर्शन है।
अक्सर दर्शनों में से योग दर्शन, सांख्य दर्शन, ये सब इत्यादि बहुत सारे मार्ग हैं। गीता जी में भी दो तीन मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है। परंतु जो ज्ञान शब्द है, ज्ञान, तो ज्ञान की जहां भी कहीं बात आती है, ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, तो उपनिषद जो हैं वो ज्ञान के सिद्धांत पर आपका बल देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? देखो, धनुर्वेद उपवेद है किसका? धनुर्वेद उपवेद है आपके यजुर्वेद का, ध्यान रखना है, यजुर्वेद का। गंधर्व वेद जो है, गंधर्व वेद कहते हैं गाने की, नाचने की कलाएं, ये सामवेद का। आयुर्वेद किसका है? ऋग्वेद का है। किसका? ऋग्वेद का। जबकि जो योग वेद है, जो आपका योग वेद है, ये कोई भी उपवेद नहीं है, ठीक है, ये कोई भी उपवेद नहीं है। एक और उपवेद है जिसका नाम है स्थापत्य वेद, जो कि आपके अथर्ववेद का उपवेद है। अथर्ववेद का उपवेद है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना। और इसी को शिल्प वेद भी कहते हैं। अगला है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं आपके सीधे सीधे महर्षि पतंजलि, ये आपको याद रखना है। रामदेव मत लगा देना, ठीक है। अरविंद, महर्षि अरविंद योग मार्ग के एक प्रख्यात व्यक्ति हुए, योग मार्ग में बहुत बड़े व्यक्ति हुए। जबकि जो आपके जैमिनी हैं, जहां पर ये नाम लिखा हुआ है, ये मीमांसा के हैं। किसके हैं? मीमांसा के हैं। अगला प्रश्न है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? देखो, उपनयन क्या होता है कि उपनयन में बच्चों को क्या कराया जाता है? बच्चों को जनेऊ पहनाया जाता है, जनेऊ धारण करवाया जाता है, बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण करवाया जाता है, और इसी के साथ में उनकी विद्या चालू हो जाती है। जो प्राचीन गुरुकुल पद्धति थी उसमें ऐसा होता था, आज भी बहुत जगह गुरुकुल पद्धति है, तो वहां पर आज भी ऐसा ही होता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड, ये आपको याद रखना है। 10वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सिंधु लोग जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इन्होंने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। और जो यूनानी लोग थे वो इसीलिए इनको क्या कहते थे? सिंडोन कहते थे, आपको याद रखना है, सिंडोन, सिंडोन इनको कहते थे। यही चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अगला, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई खोज किसने की थी? है ना, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से, है ना, क्या है? लोथल की खुदाई किसने की थी, ये आपको बताना है। तो ये व्यक्ति हैं SR राव, है ना। तो लोथल एक बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है, कहाँ का? गुजरात का, गुजरात में लोथल। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा जाता था? ये सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन भी कहा जाता था, बंदरगाह भी कहा जाता था। ये आपको बहुत अच्छे से चीजों को याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये है आपका धौलावीरा, है ना। धौलावीरा को आपको सीधे बोलना पड़ेगा कि भाई ये 3 भागों में आपका पूरा का पूरा विभाजित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल। तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि पाटलिपुत्र नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते थे? है ना, वेदों का जो गद्य प्रकरण है उसको क्या कहते हैं? तो वेदों के जो गद्य प्रकरण हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ के आए कि आपका जो यजुर्वेद है उससे संबंधित हैं आपके 2 ब्राह्मण, उनके बारे में हमने देखा, समझा। आपको ये चीज पता होना चाहिए, है ना। और संहिता है, आरण्यक है, उपनिषद है, ये सब चीजें होती हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, प्राचीनतम वेद कौन सा? आपका ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने डैश 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 में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी? तो वो कहाँ था? आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए, ये जगह थी आपकी सारनाथ। कौन सी? सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया। और इसको क्या कहा, इस घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ये आपको बहुत अच्छे से याद इसमें रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या है? वे क्या है? ये आपको बहुत अच्छे से
याद इसमें रखना है, वो 3 मार्ग हैं, सही विश्वास, ठीक है, ये रहा आपका सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ये आपका इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास, ये तीनों चीजें आपकी आ जाती हैं त्रिरत्न में। और उसके बाद प्रश्न आता है 18वां, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? कौन सा इसमें त्रिपिटकों में नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, जो उपासक पिटक है, उपसाक पिटक है, ये नहीं है। सुत्त, अभिधम्म और विनय, ये तीनों के तीनों पिटक माने जाते हैं किसमें? बौद्ध धर्म के अंतर्गत, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था पल्ली छांदन। क्या कहा जाता था? पल्ली छांदम। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है कि चोल अभिलेखों में जैन सभाओं को जो जमीन दे दी जाती थी, भूमि दान दे दी जाती थी, उसको क्या कहते थे? पल्ली छांदम। अगला प्रश्न है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो इसका मेरे हिसाब से आपको बहुत आसानी से उत्तर पता होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? तो आपको ये चीज याद रखनी है, गौतम को, है ना, किस नाम से जाना जाने लगा? बुद्ध के नाम से। और बुद्ध का मतलब क्या होता है? जागा हुआ, अपने आप को प्राप्त किया हुआ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी हमने दिया कि ज्ञान प्राप्त के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बौद्धों के लिए। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने डैश 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 में धम्म चक्र पवत्तन सुत्त, है ना, जिसको क्या कहा? ये पाली में लिखा हुआ है पूरा यहाँ पे। ये है जो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, इसका पहला कहाँ है? तो अभी हमने देखा सारनाथ में, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता माने जाते हैं? तो जो आपके इंद्र हैं, आपको पता है कि जब भी आप गोवर्धन की कथा सुनते हैं, तो गोवर्धन में क्या होता है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई तुम गिरिराज जी की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? तो फिर इंद्र नाराज हो जाते हैं, और नाराज होने के बाद इंद्र क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। तो किसके देवता हैं? वर्षा एवं चक्रवात के देवता हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अभी अभी हमने देखा त्रिपिटक संबंधित है किससे? बौद्धों से। अभी आपने देखा त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्धों से। उसके बाद अगला प्रश्न है, वह स्थल जहां पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? प्रयाग में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, प्रयाग में। अगला प्रश्न है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, उन्होंने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया था, या यहाँ पर वो मर गए थे, या उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था? तो आपको याद ये रखना है दोस्तों कि यहाँ पर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। क्या किया था? निर्वाण प्राप्त किया था। किसमें? कुशीनगर में, है ना। इसको कुशीनारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कुशीनारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशीनारा। कुशीनारा। और 483 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। कहां पर? आपके कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? बहुत सारे लोग जैन तीर्थंकरों का नाम ये प्रश्न आते ही सीधे लगाते हैं महावीर स्वामी। उनको लगता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो महावीर को लगा देते हैं। जबकि पहले जो जैन तीर्थंकर हुए वो कौन थे आपके? वो थे आपके ऋषभ देव, है ना। ऋषभ देव आपके पहले जैन तीर्थंकर थे, और महावीर स्वामी आपके 24वें थे, और 23वें थे आपके पार्श्वनाथ। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, है ना, जिन्होंने क्या किया था? महायान की स्थापना की थी, है ना। बौद्ध दार्शनिक थे और जिन्होंने महायान, बौद्ध धर्म की एक शाखा महायान की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है,
महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में प्राप्त हुआ है? तो महाजनी जो प्रथा है उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहीं मिलता है तो शतपथ ब्राह्मण में उसका उल्लेख मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है चरक संहिता संबंधित है, तो चरक का जब भी नाम आता है, चरक का, सुश्रुत का, है ना, जीवक का, इन सब का कभी भी नाम आए तो आपको सीधे लगा देना है चिकित्सा, आयुर्वेद से संबंधित है ये सब लोग। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का आप लोगों को चयन करना है ना, कौन सी इसमें से गलत जोड़ी है? 16 महाजनपद हैं और उनकी राजधानियों से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, है ना, अमेठी की गौरीगंज, सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज, कुशीनगर पडरौना और कौशाम्बी। कौशाम्बी की यहाँ पे जो मुख्यालय है वो यहाँ पर इन्होंने वैशाली दे रखा है, जबकि कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है, मंझनपुर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो तुगलक वंश की नींव रखने वाला व्यक्ति था कौन? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसको लिखने वाला कौन था? आपका मेगस्थनीज था। कौन था? मेगस्थनीज, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मेगस्थनीज ने मौर्य काल के दौरान भारत की यात्रा की और इंडिका नामक पुस्तक लिखा, और इंडिका नामक पुस्तक में क्या किया था? चंद्रगुप्त के समय आया था ये पाटलिपुत्र में, और इसने क्या किया? पूरे के पूरे मौर्यकालीन भारत का वर्णन किया, कैसा था कैसा नहीं था, ये सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? यानी कि राजा बिंबिसार के दरबार में एक चिकित्सक थे और उन चिकित्सक ने भगवान बुद्ध का क्या किया था? चिकित्सा किया था, तो उनका नाम था क्या? जीवक। क्या नाम था? जीवक। मैंने भी बताया जीवक, सुश्रुत, चरक, ये सब नाम आए तो आपको सीधे याद रखना है ये चिकित्सक लोग हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा, ठीक है। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सभी एक ही व्यक्ति के नाम हैं, जबकि समुद्रगुप्त अलग व्यक्ति है, तो ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा 38वां, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, तो आपको याद रखना है कौन सा है? 13वां जो शिलालेख है, 13वां शिलालेख है, इसी में सम्राट अशोक के कलिंग पर विजय का बात होती है। आखिरी युद्ध का भी प्रमाण इसी में मिलता है कि आखिरी युद्ध उन्होंने लड़ा, तो ये उड़ीसा, कलिंग मतलब उड़ीसा क्षेत्र जो था वहां पर इन्होंने जाके युद्ध लड़ा। अगला प्रश्न है अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो जो शहबाजगढ़ी का आपका अशोक का शिलालेख था उसमें आपके ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी कि पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पूर्वी प्रांत यानी कि जो उड़ीसा का क्षेत्र था उसकी राजधानी क्या थी? कलिंग की तोसली, ये आपको याद रखना है। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती थी? यानी कि मौर्य अर्थव्यवस्था किस चीज पर ज्यादा निर्भर करती थी? तो कृषि अर्थव्यवस्था पर मौर्य आपकी अर्थव्यवस्था ज्यादा निर्भर करती थी। मतलब वही जैसे आज है कि भारत की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करती है? आज भी वो निर्भर करती है आपकी कृषि पर। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि, देखो आपको एक चीज बताता हूं मैं, जो व्याकरण के जानकार होते हैं उनको वैयाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैयाकरण, है ना, उनको वैयाकरण कहते हैं। तो प्राचीन भारत के महान वैयाकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? ये आपको उत्तर देना है। तो ये है आपका पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का नाम आपने बहुत बेहतर सुना होगा, तो पुष्यमित्र शुंग के ये समकालीन थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान, यानी कि मौर्य काल की जो कला थी उसका सबसे बड़ा मतलब जो प्रतिमान है, जो आप कह सकते हैं रिकॉर्ड है या उसका नमूना है, वो कौन सा है? तो जो स्तंभ बनाए गए मौर्य काल के दौरान, जो स्तंभ बनाए गए
अशोक ने स्तंभ बनवाए, अशोक स्तंभ वगैरह सब चीजें हैं, आपने देखा होगा अशोक स्तंभ से भारत का वो 4 शेर वाला भी लिया गया है, चिन्ह जो है राष्ट्रीय चिन्ह है उसको लिया गया है। तो जो स्तंभ थे वो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, मतलब कि अशोक के साम्राज्य के अधीन इनमें से कौन सा नहीं आता था? तो कश्मीर भी आता था, गुर्जर क्षेत्र भी आता था, कर्नाटक, गुर्जर मतलब गुजरात वाला जो एरिया है वो आता था, पर जो आपका कामरूप का क्षेत्र था, है ना, पूर्वोत्तर भारत का, वो जो पूर्वोत्तर भारत है, कामरूप का क्षेत्र है, वो इसके अंतर्गत नहीं आता था, उस वहां तक अशोक का नियंत्रण नहीं था। ठीक, कामरूप आपने नाम भी सुना होगा, जो कामाख्या शक्तिपीठ है असम में, आपने देखा होगा, तो वहां उसका नाम ही कामरूप है ना, कामरूप क्षेत्र है वो पूरा। अगला है, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो सांची स्तूप का संबंध आपका किससे है? मौर्य काल से। बाद में बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था सम्राट अशोक ने, और उसके बाद ये 300 ईसा पूर्व, कितना, 300 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने इसका निर्माण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करवाया था। कहाँ है ये? भोपाल में, भोपाल में इसका निर्माण कराया। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन है? तो धन्वंतरी कौन है? मैंने अभी एक नाम आप और ऐड कर लो इसमें, ये नाम हो जाएगा आपका जो आपके सुश्रुत हैं, चरक हैं, जीवक हैं और धन्वंतरी हैं। धन्वंतरी क्या है? धन्वंतरी आपके एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। क्या है आपके? धन्वंतरी एक चिकित्सक हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? मतलब ये जो व्यक्ति थे, टॉमस रो है आपका यहाँ पर, और उसके बाद आपका फाहियान है, उसके बाद आपका ह्वेनसांग है, ये किस क्रम में भारत आए? तो आपको ये समझना होगा, देखो टॉमस रो ये अंग्रेजों के टाइम में आया, ये फाहियान है और ये ह्वेनसांग है। तो आप ये देखिए, जो फाहियान है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ये व्यक्ति भारत आया, ठीक है। और जो उसके बाद आपका ये जो ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग आपका हर्षवर्धन के समय में आया। किसके? हर्षवर्धन के समय में आया, ठीक है। ये आया आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया। टॉमस रो तो बाद में आया। तो आपको इनको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आया यहाँ पर? फाहियान आया। उसके बाद दूसरे नंबर पर ह्वेनसांग आया, क्योंकि चंद्रगुप्त के बाद ही हर्षवर्धन हुए। टॉमस रो तो फिर बाद में, ये आपके जहांगीर के शासनकाल में सन 1616 में ये बंदा आया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पे ये आया। तो 2 3 1, तो 2 3 1 ये आपका बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। तो ये 5 इंडीज कौन से हैं? ये 5 इंडीज क्या चीज है? ये सब प्रश्न आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये 5 इंडीज हैं, आपको याद रखना है, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, है ना। ये 5 इंडीज हैं, इनको हर्षवर्धन ने अपने नियंत्रण में लिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया है? दक्षिणी भाग, देखो दक्षिणी भाग में ज्यादातर शासन लोग कर नहीं पाए हैं। तो जो राजपूत लोग थे, जो राजपूत थे, उन लोगों ने दक्षिणी भाग पर भारत के शासन नहीं किया है, ठीक है। ये आपको है, इन्होंने ज्यादातर कहाँ पे शासन किया? राजस्थान में किया, आपका दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि इन्हीं जगह पूरा का पूरा शासन किया। जो आपके चेर थे, पांड्या थे, चोल थे, इन लोगों ने दक्षिणी भाग में ही ज्यादातर शासन किया, दक्षिण भारत पर ही शासन किया। अगला प्रश्न है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। तो जो तमिल साहित्य है, इसको संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत का साहित्य है, उसको संगम साहित्य के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान, कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान कौन थे? प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान कौन थे? तो ये आपको याद रखना है, चरक, है ना, चरक। सब चीज आपको याद रखते जाना है। चरक आपके प्रसिद्ध विद्वान थे, किसके दौरान? कनिष्क के समय में। अगला प्रश्न है, तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की थी? जो तुलुव का राजवंश था, इसकी स्थापना करने वाले थे वीर नरसिंह। कौन थे?
वीर नरसिंह इनका नाम था। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है? तो अलाउद्दीन जो मतलब शासनकाल उसका है वो है 1296 से लेके 1316। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। भारत के पूर्वी हिस्से में पालों का साम्राज्य था। अगला प्रश्न है, खिज्र खां, ये नाम आपने बहुत सुना होगा। खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खां सैयद वंश से संबंधित था, है ना। 1414 में इस व्यक्ति ने 1414 में इस व्यक्ति ने क्या की थी? इस वंश की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? ठीक है, हालांकि जयचंद की जो पुत्री थी वही पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी, वो उनको ले गए थे अपने साथ। तो जयचंद जो है वो बाद में कहाँ मारा गया? कहाँ पे मारा गया? तो वो चंदावर के युद्ध में मारा गया, है ना। चंदावर के युद्ध में उसको मार दिया गया 1193 में। और किसने मारा? किसने मारा? मोहम्मद गौरी ने ही उसको मारा। मोहम्मद गौरी ने ही उसको मारा और खत्म किया। अगला प्रश्न है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो ये आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? कौशाम्बी नहीं, कुशीनगर आपका नहीं, श्रावस्ती नहीं, थानेश्वर। थानेश्वर, है ना, थानेश्वर का शासक था। अब कहाँ का? कन्नौज का शासक होने से पहले। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? विजयनगर राज्य किस नदी किनारे स्थित था? तो आपको सीधे बोल देना है तुंगभद्रा नदी के किनारे ये स्थित था। ये आपको याद रखना है, विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने करवाया था? सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ये व्यक्ति थे आपके अधिराज राजेंद्र प्रथम या आपके राजराज प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने इसका निर्माण सबसे पहले करवाया था 16 मील लंबी झील का। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? है ना, पृथ्वीराज चौहान की ही मोटा मोटी यहाँ पे बात हो रही है। तो किस वर्ष पराजित हुआ था? तो जो आपको पता होना चाहिए, जो 1191 में क्या हुआ था? प्रथम तराइन का युद्ध था। प्रथम तराइन का युद्ध था। इस प्रथम तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ये आपको बात याद रखनी है। और उसके बाद जो अगला युद्ध हुआ तराइन का 1192 में, उसमें जो विजेता हुआ वो मोहम्मद गौरी हुआ और पृथ्वीराज चौहान को उसमें हार का सामना करना पड़ा, उसमें उनको पराजय हुई। ठीक है, वो षड्यंत्र था पूरा का पूरा, आप सबको पता है। अगला प्रश्न है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो जो भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था वो वर्ष था आपका 1398। सन 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और उस समय भारत में जो शासनकाल चल रहा था वो तुगलक वंश का शासनकाल चल रहा था। किसका? तुगलक वंश का। ये आपको याद रखना है। बस आप एक बार पढ़ते जाइए, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। एक दो बार और वीडियो देख लीजिए तो चीजें क्लियर आपको हो जाएंगी अच्छे से। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 में जो प्रथम पानीपत की लड़ाई हुई थी उसी में क्या हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई थी, बाबर उसमें विजयी हुए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? ना, शेरशाह सूरी, उसके बाद आपका अकबर आ गया, उसके बाद आपका अलाउद्दीन खिलजी आ गया और उसके बाद आपका इल्तुतमिश आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो कोई हुआ है, सबसे पहले यदि इन चारों व्यक्तियों में कोई हुआ है तो वो गुलाम वंश का इल्तुतमिश हुआ है। पहले नंबर पर क्या है? गुलाम वंश का इल्तुतमिश हुआ है, गुलाम वंश का। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो खिलजी वंश था उसका व्यक्ति हुआ है। मैंने कि इस पे पहला नंबर लिखो, आप यहाँ पे पहला लिखो, ठीक है, उसके बाद दूसरा ये लिखो। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कौन? शेरशाह सूरी। और चौथे नंबर पर आता है आपका अकबर। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से चीजों को याद रखना है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2 कहां पे है? ऑप्शन सी में है, यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहां पर देखिए आप, ये आजकल बहुत उठ भी रहा है, बड़ा बात में बवाल हो रहा है कि भाई औरंगजेब के बारे में बात हो रही है। तो औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी, 1707 में हुई थी। ये आपको बात याद रखनी है। बाकी सब चीजें इसमें सही है। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहां पर स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी ने जो अलाई दरवाजा बनवाया था वो कहां बनवाया था? आपका नई दिल्ली में बनवाया था और इसका निर्माण 1311 में करवाया गया था। कहां पे है ये? कुतुब मीनार के पास ये स्थित है। अगला प्रश्न है दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है और इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने क्या किया? इसमें कोई भी योगदान नहीं दिया। इसमें फिरोज शाह तुगलक और आपका इल्तुतमिश है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका निर्माण जो शुरू करवाया था वो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था निर्माण, है ना। परंतु बीच में इसकी मृत्यु हो गई तो इल्तुतमिश ने इसको फिर पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया और उसके बाद फिर इल्तुतमिश के बाद इसमें फिर और कामकाज करवाए गए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का, खिलजी वंश का, सैयद वंश का या तुगलक वंश का? तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? जलालुद्दीन मोहम्मद, ये तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है, ये किसका नाम है? ये अकबर का नाम है। किसका? अकबर का। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा है। अगला है निम्नलिखित में से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था को चालू किया था? ये क्वेश्चन लेखपाल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूमि मापांकन यानी कि भूमि की माप किसने सबसे पहले शुरू की थी? तो जो सूरी वंश का व्यक्ति था, कौन? शेरशाह। तो शेरशाह ने सबसे पहले भूमि मापन को शुरू किया था। और क्या नाम आपको क्या कह सकते हैं कि जो पूरी की पूरी ये पटवारी प्रणाली थी इसको भी इसी के शासनकाल में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो आंख बंद करके आप लगा देंगे रामानंद, है ना। रामानंद जो कबीर के गुरु हुए, आपके रैदास के गुरु हुए, बहुत सारे मतलब 12 प्रमुख शिष्य थे रामानंद के। तो रामानंदाचार्य जो हुए काशी में रहे। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ उनके बारे में, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 259 ईयर्स ये धरती पर रहे, 259 साल इन्होंने जीवन यहाँ पर बिताया। ठीक है, अगला प्रश्न है मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, मुगल वंश का जो पहला सम्राट था बाबर, उसने अपनी आत्मकथा लिखी चगताई तुर्किक, है ना। इस पुस्तक का क्या नाम है ये आपको बताना है। तो इसका नाम आपने पढ़ा होगा, इसको या तो बाबरनामा भी कहते हैं या इसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी इसको कहा जाता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? मतलब अवध पे जब शासन कर रहे थे लोग तो इन लोगों ने कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो ये अपने आप को क्या कहते थे? नवाब कहते थे। ठीक है भाई, बहुत बड़ा नवाब बन रहा है। ठीक है, नवाब एक उपाधि होती थी, इसको इन्होंने अपनाया था। अगला प्रश्न है मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कोतवाल सही में क्या करता था? तो कोतवाल आज भी क्या काम करता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। वही काम उस समय था, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर? तो आपका सीधे सीधे उत्तर होना चाहिए क्या? अकबर। अकबर ने आगरा किले का निर्माण करवाया था और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर हुई? ये बहुत मतलब एक ओल्ड एक स्टैटिक जीके टाइप क्वेश्चन है।
बट इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये व्यक्ति कौन है? हुमायूं। हुमायूं अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मरे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी? तो मयूर सिंहासन कहिए या मोर सिंहासन कहिए, इस मोर सिंहासन का निर्माण एवं इसकी स्थापना शाहजहां ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? आजकल इसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? अकबर ने भी ये काम किया था और शाह आलम ने भी ये काम किया था। तो दोनों ही इसका उत्तर हो जाएंगे, दोनों इसका उत्तर है। अगला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया? तो आपको पता होना चाहिए कि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो 1556 में लड़ा गया था। कब? 1556 में। पहला कब लड़ा गया? 1526 में, है ना, और दूसरा लड़ा गया 1556 में। तो 1556 में ये युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। किसके? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। और पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध क्या था? मराठाओं के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में इसको मतलब क्या हुआ था? करवाया गया, मतलब ये करवाया नहीं गया था, हुआ था। थोड़ा सा फोन को देख के डिस्ट्रैक्ट हो गया था मैं, कॉल आ रही है किसी की। अगला प्रश्न है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो भारत में जहांगीर का शासनकाल है सन 1605 से लेकर के 1627। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? तो वो स्थान है आपका रंगून। कहां पे? रंगून, है ना, रंगून। क्योंकि इनको पाया गया था कि भाई ये बंदा मतलब जो क्रांति है उसका नेतृत्व किया और उनको फिर उठा के उन्होंने टांग दिया। फिर 1857 में इनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार किया गया था और 1862 में इस बंदे की फिर वहां पर मृत्यु हो गई रंगून में। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसके लिए तो सिंपल है आपका, क्या ये हो जाएगा आपका आगरा। आगरा में आपका बुलंद दरवाजा स्थित है। और कहां पर है ये? आपका फतेहपुर सीकरी में, है ना, फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी। यहाँ पे इस पर रेटिंग थोड़ी सी ऐसी आती है। अगला प्रश्न है, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर, है ना, डैश 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 ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और इसको पूरा किया। ठीक है, तो ये कौन व्यक्ति थे? अमानत खान शिराजी। सुलेखक, है ना, अमानत खान शिराजी, ये कैलीग्राफर थे। 1648 में इन्होंने इसकी रचना की और उसको पूरा किया। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का पुत्र कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो इसमें से आपको उत्तर देना है ना। औरंगजेब शाहजहां के 4 पुत्रों में से एक था। मतलब अब आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? औरंगजेब डैश 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 का पुत्र था। औरंगजेब किसका बेटा था? तो औरंगजेब बेटा था आपका शाहजहां। तो किसका? शाहजहां का पुत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत की पहली मुद्रा रुपया मुद्रित हुई, बनाई गई पहली मुद्रा? तो वह व्यक्ति था आपका शेरशाह। बहुत मतलब अच्छे अच्छे काम किए इसने उस समय। उसके बाद है, हुमायूं नामा के लेखक कौन हैं? हुमायूं नामा के लेखक आपके हैं गुलबदन बेगम। कौन है? गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर की संरक्षक कौन करता था? तो बैरम खान नाम का एक व्यक्ति था, ये अकबर का संरक्षण का कार्य करता था। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान या आपके बैरम खान? तो रहीम खान जो थे वो तुलसीदास, ये अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? पुलिस बल का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? तो कोतवाल कहा जाता था। अभी हमने देखा कि मतलब सुरक्षा व्यवस्था वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना कोतवाल का प्रमुख कार्य था। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है। ये आप आंख बंद करके लगा दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? कौन व्यक्ति था जो इसमें शराब नहीं पीता था? तो औरंगजेब इसमें जो था वह शराब नहीं पीता था, कभी भी उसने इसको टच नहीं किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो शराब को पीना वहां पर गुनाह मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बिठाया गया था?
अभी हमने देखा कि हुमायूं की जो मृत्यु हुई वो पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर हो गई, ठीक है। और उसके बाद फिर उनके बेटे अकबर को मुगल सिंहासन पर बिठाया गया। तो वह जगह कहाँ थी? तो वो जगह थी कलनौर, पंजाब में एक स्थान है कलनौर। तो पंजाब में राज्याभिषेक हुआ किसका? अकबर का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर? तो जो अकबर था वो अनपढ़ था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और बाद में चलकर उसने 1582 में क्या चलाया? अपना ही धर्म चलाया, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। तो अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? है ना, आपको पता है कि बड़ा मतलब मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने मतलब कभी भी घुटने टेके ही नहीं, और बाद मतलब उन्होंने तो माना ही नहीं। उसके बाद उनके जो पुत्र थे राणा अमर सिंह, उनसे उन्होंने क्या किया? समझौता किया। तो वह व्यक्ति कौन था जिसने समझौता किया? तो वह व्यक्ति था आपका जहांगीर। जहांगीर ने समझौता किया था महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह के साथ में। अगला है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? मतलब कि जो कठपुतली था, अपने हिसाब से काम नहीं करता था, तो वो था जहांदर शाह। कौन था? जहांदर शाह। ये आपको याद रखना है, कठपुतली शासक मुगल कौन था? वो जहांदर शाह था। अगला है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? है ना, इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कुल मिला के बात बोल रहा है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे है पहला, अबुल फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के वो लेखक थे, ऐसी बात है। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो राजा मान सिंह हैं वह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये गड़बड़ है। वो अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, वो अकबर के सेनापति थे। क्या थे? सेनापति, जनरल थे। तो ये ही आपका इसमें उत्तर हो जाएगा, बाकी तो देखने की जरूरत है ही नहीं। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, देख भी लिया होगा आपने अब तक। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह 10वें या आखिरी सिख गुरु थे। उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया था कि भाई मेरे बाद कोई भी व्यक्ति गुरु नहीं होगा। एक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, उसका निर्माण हुआ, और निर्माण होने के बाद फिर आज पूरा का पूरा सिख संप्रदाय, सिख धर्म किनको गुरु मानता है? गुरु गोविंद सिंह जी उनको, आपके गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो पहला है 1333 इब्न बतूता भारत पहुंचा, बिल्कुल सही है। 1506 गुरु नानक का जन्म, ये गलत है। यहाँ पर एक्चुअली में गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1469 में। कितना? 1469 में ये जन्म हुआ था, और ये लाहौर के तलवंडी नामक स्थान में हुआ था। ये भी आप याद रख लो, लाहौर का स्थान है तलवंडी, यहाँ पे हुआ था। उसके बाद ये ठीक है आपका 1290 मार्को पोलो, वो 1498 वास्को डी गामा, ये आपको पता ही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व के त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो ये हैं आपके गुरु नानक देव, प्रकाश उत्सव के नाम से गुरु और गुरु पर्व के नाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष डैश 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 में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा की नींव रखी थी, ठीक है, तथा खालसा की इन्होंने नींव रखी थी। तो वह वर्ष था आपका 1699। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस के दिन आनंदपुर साहिब में सिखों की बैठक बुलाई और खालसा की उन्होंने नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 खालसा पंथ की स्थापना की? ये तो अभी बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन आ गया आपका, तो श्री गुरु गोविंद सिंह साहब। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम थे, वो क्या थे? शिवाजी के समकालीन थे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हुआ? किसके शासनकाल में मुगलों और मराठाओं की लड़ाई शुरू हुई? तो इसका जवाब मुझे लगता नहीं आपको देने की जरूरत है, औरंगजेब ही है, क्योंकि मराठा जो वीर शिवाजी थे वो औरंगजेब के शासनकाल में ही थे, और तभी मतलब से पूरा द्वंद्व चला था। उसके बाद अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ शासक था? मैसूर का।
तो अब तक हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं हम किसे, आपके आधुनिक भारत को, और आगे विश्व इतिहास वगैरह सब चीज को देखेंगे, समझेंगे। आप अगर अब तक देख रहे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो दबा के। तो अगला क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन है, और हम लोग अब आधुनिक भारत में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, आधुनिक भारत का प्रवेश कहाँ से होता है? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन यहाँ से शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक जिसने किस वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? ठीक है, किस वर्ष समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो इसका जवाब आपको इजीली मिल जाना चाहिए। वो क्या चीज है? वो है 1498। क्या है? कोई पॉइंटर नहीं मिलता है यार इसका, भाई पता नहीं क्या हो जाता है, समझ में नहीं आती चीजें। तो ये हो जाएगा आपका 1498। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बक्सर के युद्ध में, है ना, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष डैश 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 का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। यानी बक्सर के युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने सम्राट को कहा कि भाई हम तुमको सालाना इतने रुपए देंगे यहाँ ट्रेड करने के लिए। तो वो कितने पैसे थे? वो थे आपके 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष। कितने? 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष। ये पूरी की पूरी क्या हुई थी? एक संधि हुई थी, एग्रीमेंट टाइप हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया? मतलब भारत में लोगों को काजू का, कैश्यू का पता किसके द्वारा लगा? तो जो पुर्तगाली लोग थे, इनके द्वारा भारत में काजू का परिचय भारतीय लोगों को दिया गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? मतलब कि संभाजी थे, शिवाजी थे, हैदर अली थे, टीपू सुल्तान थे। तो इनमें से कौन सा व्यक्ति था ऐसा जिसने, जो फ्रांसीसी लोग हैं, उनको हेल्प किया था कि आप भारत में से अंग्रेजों को भगा दो? तो वह व्यक्ति था कौन? टीपू सुल्तान। आपको पता है टीपू सुल्तान ने हथियारों का भी क्या किया था? लेन देन किया था किनके साथ में? आपके फ्रांसीसियों के साथ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? मतलब कि पुर्तगाल की कॉलोनी कौन सी इनमें से नहीं थी? तो आपको यह पता होना चाहिए, मसूलीपट्टनम। बंबई में भी थी, हुगली में भी थी, चौल में भी थी, बट मसूलीपट्टनम क्या था? एक डच था। डच, जो डच थे, डचों का उपनिवेश था वो, किनका? पुर्तगालियों का नहीं था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका आ जाएगा 1773। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इंग्लिश में लिख देता हूं, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या था? आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। एक्चुअली में यहाँ पे इसका आंसर यूपिटर प्लस सी ने 1773 दे रखा है, बट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1774 भी है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही मिलेगा, जो भी ऑप्शन मिले आप उसको सही कर दीजिए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों के बीच में और पुर्तगालियों के बीच में लड़ाई हुई, और वो किस सन में हुई? वो सन है सन 1612। सन 1612 में स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया किसने? तो अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच में हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई आपको पता होना चाहिए, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी, और ये हुई थी आपकी 1757 में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? सिराजुद्दौला जो थे, नवाब थे, वो हार गए थे, क्योंकि उन्हीं का जो एक व्यक्ति था मीर जाफर, उसने धोखा उनके साथ कर लिया था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो 1458 में कालीकट में आया था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो सिंपल है, 1757 प्लासी। उसके बाद एक युद्ध का जिक्र है यहाँ पे, वांडीबॉश का, 1760 में अंग्रेजों के बीच में और फ्रांस के बीच में, इंग्लिश और फ्रांस के बीच में। बक्सर का युद्ध 1764 में है, ये अंग्रेजों के बीच में और 3 प्रमुख राजाओं के बीच में ये हुआ, है ना। इसमें बंगाल का व्यक्ति था एक, और इसमें एक अवध का व्यक्ति था, और मुगल सम्राट था। तो इस तरह से सब चीजें थी। तो इसमें आप मान सकते हैं बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ था कि मुख्य रूप से भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हो गई थी। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद डैश 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 के नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत था। तो अवध के नवाब ने बक्सर के युद्ध के बाद क्या इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? 1757 प्लासी की लड़ाई। अगला प्रश्न है, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने
और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया था। किया गया है ना, किसने मतलब ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को बनाया था जिससे मतलब लोग यहाँ पर प्रभावित हों। तो आपको पता है कि कौन व्यक्ति थे? दादा भाई नौरोजी, बहुत मतलब बड़े अर्थशास्त्री थे। और ये मतलब क्या हुआ था कि 1892 में ये क्या हुए थे, ये आपके वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे यहाँ पे लोकसभा है, वहां के सदस्य चुनकर गए थे और ऐसे पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग डैश 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 तक चले गए, है ना, तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। ठीक है, यहाँ पर यह है कि लॉर्ड कैनिंग कहाँ तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा हुआ है। तो जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग थे, वो इलाहाबाद तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब था सादत खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सादत खां, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है? बेंगलुरु, मैसूर या बेलगाम? तो इसका उत्तर है आपका मैसूर। ठीक है, मैसूर श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत आपका क्या था? मैसूर था। ये आपको याद रखना है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये देखो, ये सब चीज आपको पता है, बस मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप सुनते जाओ। जहां जहां मुझे लग रहा है कि वहां पे नीड है तो मैं वहां पे आपको बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो खींचूंगा तो चीजें अच्छी नहीं होंगी और आपका रिवीजन भी नहीं होगा फिर आपको। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य हड़प नीति, है ना, व्यापकता का सिद्धांत जिसे कहा जाता है, उसका कट्टर समर्थक? तो आपको याद रखना है सीधे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या काम किया था? बहुत ज्यादा इस नीति का प्रयोग किया और अपने मतलब राज्य हड़प नीति, ये पूरा बहुत खतरनाक था। ठीक है, उसके बाद वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ये सब एकदम टॉप क्वेश्चंस हैं आपके, एकदम टॉप क्वेश्चंस हैं। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में ये हुआ था आपका बंगाल का विभाजन। अगला है, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय किस द्वारा किया गया? तो कर्जन के द्वारा किया गया था। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 1856 के नाम से भी जाना जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड के द्वारा पारित किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है, जो 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। इसको किसने लागू किया? तो इसको लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। अगला है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष कब है? वर्ष है 1829। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? आपकी विधवा विवाह को समाप्त किया था और राजा राम मोहन राय का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। अगला प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो ये बात मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? कौन से इसमें अधिकारी थे जिन्होंने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? तो वो थे 1790 में क्या शुरू किया गया था? 1790 में आपके 10 वर्षीय स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी और इसको शुरू करने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह काम किया था, स्थायी उपनिवेश भारत को बनाने की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? राज्य हड़प नीति, विलय नीति, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका प्रथम शिकार कौन सा हुआ था? सातारा हुआ था। ठीक है, सातारा हुआ था। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के, देखो अगर पूछा जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो आपको बोलना पड़ेगा लॉर्ड माउंटबेटन।
बट अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम में अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? सिविल सेवा किसके शासनकाल में आपकी प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ये आपकी चालू हुई थी सिविल सर्विसेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो देखो, जमींदारी भी थी, महालवाड़ी भी थी, रैयतवाड़ी भी थी, जबकि दस्तक जैसा कुछ नहीं होता है, तो ऐसा कुछ भी उसमें नहीं था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सन में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्लो मिंटो सुधारों के नाम से जाना गया? और मार्ले मिंटो जो सुधार थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका है 1909। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? ग्वालियर के सिंधिया नहीं, अवध की बेगम हजरत महल, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। हैदराबाद के निजाम नहीं, भोपाल की जो सिकंदर बेगम थी, उन्होंने क्या किया? या तो वो लोग तटस्थ रहे, अलग रहे, है ना, या उन्होंने हेल्प की इस विद्रोह को दबाने में। अगला प्रश्न है, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो आपको सीधे पता होना चाहिए, बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? कानपुर से कौन नेता थे? तो कानपुर से थे आपके नाना साहेब। नाना साहेब आपके नेता थे, ये आपको याद रखना है। और नाना साहेब का जो मूल नाम है, ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है धोंधू पंत। क्या था? धोंधू पंत। बताओ कैसा नाम रख रखा है भाई नाना साहेब का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपको याद रखना है 10 मई सन 1857, क्रांति दिवस के नाम से जानते हैं इसको। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? आपको पता है 1857 का विद्रोह का मूल कारण ये था कि कारण तो बहुत थे, पहले से असंतोष वगैरह था, तो फिर चिंगारी इसको किसने भड़काई कि जो आपके मंगल पांडे थे, उन्होंने खुला विद्रोह कर दिया कि भाई कारतूसों में चर्बी मिली हुई है गाय की और सुअर की, तो हम लोग इनको मुंह से खींच के नहीं डालेंगे। तो वो कौन सी राइफल्स थी आपको पता है? वो एनफील्ड राइफल्स थी। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? ठीक है, किसने मतलब नहीं माना है कि भाई ये कोई विद्रोह था? तो जो आर.सी. मजूमदार हैं, उन्होंने इसको विद्रोह नहीं माना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तांतिया टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में डैश 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 में फांसी दे दी थी। कौन सा स्थान था वो? तो वो स्थान था आपका शिवपुरी। कहाँ पे? शिवपुरी। शिवपुरी ये स्थान है, एमपी में आपका पड़ता है, वहां पर इनको फांसी दी थी। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू या बेगम हजरत महल? तो आपको इजीली इसका उत्तर पता होना चाहिए, बेगम हजरत महल। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करवाया, और ये लागू कब हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लागू हुआ ये 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 को ये लागू कर दिया गया, इसकी घोषणा हुई, है ना। इसकी घोषणा हुई 19 जुलाई 1905 को। और ये प्रभाव में कब से आया, है ना, घोषणा? अगर देखो क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने की घोषणा कब की? तो लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की आपकी 19 जुलाई 1905 को। पर अगर ये बात हुआ कि लागू कब हुआ, प्रभावी कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 आपको याद रखना है। 16 अक्टूबर 1905 याद रखना है। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर एक आंदोलन था, और गदर आंदोलन के नेता थे लाला हरदयाल, है ना। लाला हरदयाल, गदर पार्टी की भी स्थापना इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह को शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे, वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने सन 1927 में ये सत्याग्रह आपका शुरू किया था, महाड़ सत्याग्रह।
अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़ा पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ पहला सैनिकों का जो विद्रोह हुआ था बड़े पैमाने पर वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। और वो विद्रोह कब हुआ था? तो वो विद्रोह आपका हुआ था 1806 में। ये आपको याद रखना है, 1806 में 10 जुलाई 1806 आपको याद रखना है। 10 जुलाई 1806 आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बारदोली सत्याग्रह किसान आंदोलन था, जो मतलब क्या था कि कर को लेके लोग बहुत परेशान थे, सरकार उन पे मनमाने कर दे रही थी। और ये आंदोलन जब ये सत्याग्रह सफल हो गया था, तो इसकी सफलता पर महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, कौन भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? राजनीतिक सुधारों को चालू करने के लिए भारतीय नेता अब इसमें कौन थे? इसका जवाब है आपका राजा राम मोहन राय। भारत के पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय कहलाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, भगत सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें आपका देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन से नेता इसमें नहीं थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपका उत्तर सीधे सीधे। क्रांतिकारी, ये देखो क्रांतिकारी का अर्थ है, ये क्रांतिकारी का मतलब है कि हिंसक वगैरह तरीके, सूर्यसेन हुए, चिटगांव हो गया आपका, भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आजाद हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथ थे, नरमपंथी दल के नेता थे, है ना। और अलग अलग सब आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो सिपाही विद्रोह किसको माना जाता है? सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, 10 मई 1857। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति प्रारंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? कामागाटा मारू की घटना। कामागाटा मारू की जो घटना थी, ये क्या था कि जापानी जहाज को किराए पे लेके लोग आए थे, और क्या हुआ था कि कनाडा की सरकार ने उनको वहां पे जाने से मतलब रोक दिया था, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी इसमें। कामागाटा मारू की घटना ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? अवध के किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो बाबा रामचंद्र, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बाबा रामचंद्र ने अवध के किसान आंदोलन को खड़ा किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आप याद रखेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया था? उसका जो बंगाल के विभाजन का विरोध में आंदोलन हुआ था, उसके नेता थे। भूदान आंदोलन, है ना, ये इसके प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इजीली इसको याद रखना है, ठीक है। और ये कब चला था, मतलब ये भी आप याद रख सकते हैं, 1951 में। और ये तेलंगाना में चला था, तेलंगाना में भूमि सुधारों में ये चीजें पढ़ी जाती हैं। अगला प्रश्न है, पल्ली आंदोलन संबंधित है। पल्ली आंदोलन संबंधित है आपका तमिलनाडु से, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो हंटर आयोग जो है वो आपके प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है ना, प्राथमिक शिक्षा पर आपका बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट कमीशन है वो है आपका हंटर कमीशन, जो 1882 में बनाया गया था, और इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? अभिनव भारत का, तो अभिनव भारत का आयोजन करने वाले थे वीडी सावरकर। कौन थे? वीडी सावरकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? जो स्वतंत्र समाचार पत्र था या पत्रिका थी, ये जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। इसके मतलब संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक आ जाएगा इसमें आपका मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र समाचार पत्र, ये आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार है, आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मार्ले मिंटो सुधार आपका कब आया था? आपका आया था 1909 में। कब आया था? 1909 में आया था। अगला प्रश्न है, 1891 में बी एम मलाबरी के प्रयासों को
तब फल मिला जब सहमति का उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार इतने वर्ष से कम आयु की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। तो 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर प्रतिबंध था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये किसने करवाया था? B.M. मलाबरी ने इसको करवाया था 1891 में। अगला प्रश्न है 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने डैश 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 घोषित किया। क्या क्या घोषित किया? सती प्रथा को अवैध घोषित किया, कन्या हत्या को अवैध घोषित किया, विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाया, या बाल विवाह को अवैध बनाया। तो ये आपको याद रखना है। 1795 और 1804 का जो बंगाल विनियमन अधिनियम थे, इसने कन्या हत्या को अवैध बनाया। अगला प्रश्न है 1815 में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन में महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया गया था? 1815 में, तो आपको पता होना चाहिए 1815 में आत्मीय सभा बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? आत्मीय सभा बनाई गई थी और उसका यही काम था कि क्या किया जाए, महिलाओं के खिलाफ जो नकारात्मक नेगेटिव परंपराएं, सती प्रथा वगैरह है, विवाह नहीं हो सकता है, पूर्वाग्रह हैं, तो उनको प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया जाए। पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी, को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से डैश 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 द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये थे लाला हरदयाल। ठीक है, गुरुमुखी कागज सीधे सीधे आपको याद रखना है। गुरुमुखी कागज किसने शुरू किया? लाला हरदयाल ने शुरू किया था और वैंकूवर से किया था। ये आपको बहुत अच्छे से इस चीज को अपने दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, जो स्वामी दयानंद हैं उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करते हुए एक चीज कही थी कि वेदों की ओर आपको लौटना है, और वेदों की ओर अगर आप लौटेंगे तभी आप पुराने जो मतलब वैदिक रीति रिवाज हैं उन्हीं पर आप आ सकते हैं। तो बॉम्बे, जिसको अब बंबई कहा जाता है, वहां पर 1875 में स्वामी दयानंद ने क्या किया था? आपका ब्रह्म आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में डैश 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 की स्थापना की सिफारिश की, जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्शों का अनुसरण कर सकें। तो कैसे? आदर्श गांवों की स्थापना की बात की। किसकी बात की? आदर्श गांवों की। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने बहुत सोचा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत सोचा है, ग्रामों के विकास के बारे में बहुत सोचा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? तो ये है 24 अक्टूबर 1946 में। इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसमें 24 अक्टूबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग आई। प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? मतलब क्या थी जो आपकी मुस्लिम लीग थी वो लगातार अलग देश की मांग कर रही थी। तो 1946 में एक मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, है ना। इस कैबिनेट मिशन ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश 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 में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। मतलब कुल मिला के थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी, इनके बीच में एक समझौता हुआ था। उसी समझौते को किस नाम से जाना गया? उसी समझौते को लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र की अध्यक्षता की थी? तो ये था 1924 का बेलगाम सत्र, है ना। 1924 में हुआ था बेलगाम में, है ना। तो ये एक अकेला ऐसा सत्र था जिसके अध्यक्ष थे आपके कौन? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस सन में की गई थी? मुस्लिम लीग ने जो अपना लाहौर में सत्र किया था, उसमें कौन सा वो सत्र था जिसमें लाहौर की मांग की गई थी? तो वो था आपका 1940 का मुस्लिम लीग का एक सत्र जिसमें लाहौर की मांग की गई थी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना इसके जन्मदाता कहलाते हैं पाकिस्तान के।
28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना गोकुलदा तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहां पे हुई थी? ये प्रश्न है। दिल्ली, आपका बंबई, आपका कलकत्ता या मद्रास? तो ये है आपका इसका उत्तर बंबई में 1885 में। और संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितने महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया, यानी कि कितने अधिवेशनों में वो सभापति रहे? तो अभी हमने देखा कि वो केवल कितने एक अधिवेशन में रहे, जो बेलगाम में था 1924 में, उसी के सभापति रहे थे। और ये कौन सा था? ये 40वां सत्र था, है ना, 40वां अधिवेशन था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है एलन ऑक्टेवियन ह्यू, है ना, ए ओ ह्यू, है ना, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष इतने में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया, है ना, भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया। तो ये हो जाएगा आपका 1884 में। ए ओ ह्यू, है ना, एलन ऑक्टेवियन ह्यू एक सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे, भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था इन्होंने किसमें? 1884 में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो ये था 1938 में। आपके 1938 में इन्हें क्या बनाया गया था? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? कौन मुस्लिम अध्यक्ष थे? सबसे पहले कौन से मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो ये थे 1887 में आपके बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। बदरुद्दीन तैयब जी ने क्या किया था? मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था उसमें सभापतित्व किया था, अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924। ये भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये आपको पता होना चाहिए। ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो देखो, होम रूल लीग जो है उसको दो व्यक्तियों ने शुरू किया, अलग अलग, है ना। एक तो एनी बेसेंट ने, सबसे ज्यादा मतलब फेमस जो है एनी बेसेंट की होम रूल लीग है। और दूसरा क्या है आपका? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी एक होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, करो या मरो। करो या मरो का नारा देने वाले कौन थे? आपको इजीली पता होगा। करो या मरो का नारा देने वाले हैं आपके महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? मतलब जब इन्होंने छोड़ दिया तो उसके बाद इसका प्रस्ताव किसको दिया गया? उत्तर आपका है जेबी कृपलानी, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसके बाद इस पद का प्रस्ताव दिया गया। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो आपको याद रखना है सन 1928 में। कब? सन 1928 में इसके ये आपका साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको बात। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये कौन सा था? लखनऊ, कराची, लाहौर या आपका बंबई? तो ये है आपका लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिलान करना है। देखो, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला वीडी सावरकर, होम रूल लीग आपका क्या है? एनी बेसेंट है। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका? ए का हो जाएगा 2। ए का 2 कहाँ पे है? ए का 2 यहाँ पे रहा, दूसरे का पहला, ठीक है, उसके बाद तीसरा चौथा, ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? काकोरी, आपको पता होगा, काकोरी घटना हुई थी लखनऊ के पास, एक जगह है, बहुत मतलब प्रसिद्ध जगह है। और काकोरी में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और आपके मतलब इस षड्यंत्र में सब लोग शामिल थे। तो उसमें कौन सा संगठन था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन,
है ना। चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल इन सब लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? कि महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन से जुड़े, इसका विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना इसके वो व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो केसरी अखबार की स्थापना करने वाले कौन थे? आपके बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी समाचार का संपादन किया। अगला प्रश्न है, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो ये थे आपके क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा की थी, उस समय के प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने क्या काम किया था? बोला था कि भाई हम क्या कर देंगे, स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे भारत। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। ठीक है, मुंबई सत्र चल रहा था तब इन्होंने चलाया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो मरो का नारा भी इसमें दिया गया था। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास में फांसी दी गई थी? तो वो व्यक्ति था कौन? वो मतलब ब्रिटिश न्यायाधीश था किंग्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, 18 फरवरी 1930 को हुई चिटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था? है ना, जिसमें क्रांतिकारी ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो इसमें नेतृत्व कौन कर रहा था? इसमें नेतृत्व करने वाले थे गणेश घोष। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? ये मतलब बड़ा अजीब सा प्रश्न है। ठीक है, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो वो व्यक्ति थे जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड्स। ये जेम्स है ना, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड, ये आप लगा देंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? है ना, वो जगह कौन सी है? इलाहाबाद में। है ना, आपको ये पता होगा कि इलाहाबाद में आपके वो बैठे थे और तभी मतलब क्या हो गया, चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया, सेना ने घेर लिया। तो उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि मैं अंग्रेजों के पास आत्मसमर्पण करूंगा, मैं क्या काम करूंगा कि भाई मैं खुद को गोली मार लेता हूँ। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो असहयोग आंदोलन, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त को चालू हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 को ये चालू हुआ। ठीक है, और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक मतलब नहीं रहे, और उसके बाद जो चौरा चौरी का कांड हुआ था गोरखपुर में, हिंसा हुआ था, उसके बाद 5 फरवरी को, कब? 5 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो अभी हमने शुरू किया कि भारत छोड़ो आंदोलन 1982 बंबई अधिवेशन चल रहा था तब हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसके विरोध में इन्होंने क्या काम किया? जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको वापस कर दिया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर किस नाम की बस्ती में एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की? तो ये है फिनिक्स। है ना, फिनिक्स। ये आपको याद रखना है कि फिनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी गांधी जी ने 1904 में। ये आपका। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919 और अप्रैल 1921। तो फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला है, 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था? तो यह है चंपारण का विद्रोह। 1917 पहला विद्रोह किया था चंपारण में। ठीक है, और नील की खेती जो किसान कर रहे थे उनसे जो लगान वसूला जा रहा था उसके खिलाफ ये आंदोलन चालू किया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की में सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। कौन से आंदोलन में ये मतलब कौन सा आंदोलन कहा जाता है? किस आंदोलन के दौरान ये हुआ था? तो ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये हुआ था आपके स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से।
अगला प्रश्न है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? मतलब किस संगठन से के लिए मतलब ये जाना गया? तो भारतीय राष्ट्रीय फौज उसके लिए रास बिहारी बोस है। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसी का एक अग्रदूत था ये जो आपका भारतीय स्वतंत्रता लीग था, ये इसका एक अग्रदूत था, उससे पहले आया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय क्या था? अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम या नमक कर के विरुद्ध इसको लाया गया था, तो नमक कानून के विरुद्ध। और इसी बीच में मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, दांडी मार्च भी इसी के दौरान आपको देखने को मिलेगी। दांडी मार्च का जो समय है वो 1930 का समय है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक का, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक का वो समय है 1930 में। इसी के दौरान वो सब चीज आपको देखने को मिलेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय अगर आप देखना चाहो तो 1930 से लेकर 31 तक का समय है। अगला है गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो यह है 1931 में। 1931 में 23 मार्च के रात को 23 मार्च की रात को इनको मतलब फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को महात्मा गांधी को पहली बार किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? कौन व्यक्ति थे वो जिन्होंने राष्ट्रपिता कहा? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस, सेना सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दी गई थी, 11 सूत्रीय चेतावनी दी थी। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है और क्या सही नहीं है ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें क्या है, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, ये आपका इसमें पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं। भू राजस्व में 50% कमी हो, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, ये 2 पॉइंट उसमें थे, ये आपको ध्यान रखना है। तब तो भारतीय रुपया डॉलर की बात ही कुछ उतनी नहीं थी, कोई इशू ही नहीं है। चौरा चौरी भारत के किस राज्य में है? चौरा चौरी आपको पता है अभी उत्तर प्रदेश गोरखपुर है ना, चौरा चौरी घटना हुई थी 1922 में। उसी के बाद आपका जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लिया। उसके बाद गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था, दांडी मार्च, कब प्रारंभ हुआ? मैंने आपको अभी ये बात बताई कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को ये पूरा हुआ गांधी जी का नमक सत्याग्रह। और ये असहयोग आंदोलन का ही एक क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक रूप था। अंग्रेजों के, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो ये था लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया गया था इनके द्वारा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 22 में ये खत्म हो गया। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन संबंधित है, आपको पता है कि भाई किससे संबंधित है? पादप संरक्षण से, पेड़ों के संरक्षण से, है ना। बहुगुणा का नाम इसमें बहुत ज्यादा आता है कि जब पेड़ों को काटने लगे तो सब लोगों ने जाकर पेड़ों को घेर लिया, उनको कटने से बचाया, चिपक गए पेड़ों से। आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? तो आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? ये तो कोई बहुत सिंपल सा छोटा सा सवाल है, ये आपका लड़ा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। अगला हमारा प्रश्न है, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है ना। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में इंडिगो प्लांटर्स है ना, इंडिगो नील को कहते हैं, प्लांटर्स मतलब खेती करने वाले किसान, के तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए 1917 में क्या किया? चंपारण, बिल्कुल सही है। उसके बाद बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग यानी कि होम रूल लीग की स्थापना की। ये आपका यहाँ पर गलत है, ये आपका गलत है। ये क्या है? 1916, 15-16 आपका आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया, जो कि 1 ही साल पहले ज्वाइन किया था।
चौरा चौरी घटना कब हुई? तो अभी मैंने बताया 5 फरवरी 1922 को। अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है ना? अहिंसा, है ना, ब्रह्मचर्य, उसके बाद आपका व्यवसाय और उसके बाद सत्याग्रह। तो आपको ये इजीली पता होना चाहिए कि जो व्यवसाय है वो उसका हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1931, 32 और 1930, 31 और 32, ये 3 सम्मेलन हैं, इसमें तीनों भाग लेने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़े से कुछ क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी ने किसके पूछे हैं? आपके विश्व इतिहास के पूछे, उनको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखो, पूरा विश्व होलोकॉस्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ में जोड़कर देखता है? होलोकॉस्ट को, है ना? तो होलोकॉस्ट का मतलब क्या था कि एक मुहिम चलाई गई थी कि यहूदियों का जड़ से नाश किया जाए। तो यहूदियों का जड़ से नाश करने के लिए कौन जिम्मेदार था? एडोल्फ हिटलर। तो एडोल्फ हिटलर ने ये चीज शुरू की थी, हिटलर ने शुरू की थी, तो इसके लिए जर्मनी नाम आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, बट अमेरिका ने कब इसको ज्वाइन किया? तो ये है 1941 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? तो 1893 में एक व्यक्ति था कि सेठ अब्दुल्ला, उसका केस लड़ने के लिए ये गए थे वहां पर अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी? मतलब जो इंग्लिश सोसाइटी थी उसमें हत्या अपराध नहीं मानी जाती थी, कोई भी किसी को मार सकता था, कोई इशू नहीं था, बट 10वीं शताब्दी के बाद ये चीज वहां पर लागू नहीं हुई। अगला प्रश्न है, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, अरस्तु, प्लेटो या इमाइल दुर्खीम? तो यह है आपके प्लेटो का। अब कुछ क्वेश्चन आपके भारतीय कला संस्कृति के भी जो पूछे गए हैं उनको भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम कहां पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो ये है आपका औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहां पे है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थापित हैं स्थित हैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत देर से बोल रहे हैं तो गला थोड़ा बीच में गड़बड़ कर जाता है। तो खजुराहो कहां पे है? एमपी में है आपका। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नब का ले बारा उत्सव, नाम देखो कितना अजीब है, उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बहमनी, है ना, विजयनगर, चोल या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो विजयनगर में क्या होता था? महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। अगला हमारा प्रश्न है, बधाई कौन सी विधा है? बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई क्या है दोस्तों? बुंदेलखंड की एक लोक संगीत विधा है। क्या है? बधाई लोक संगीत विधा है बुंदेलखंड की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? हरियाणा से कौन सा संबंधित नहीं है? देखो, धमाल भी होता है, खोरिया भी होता है, ठीक है, झूमर कुछ कुछ हरियाणा में मिलता है, राजस्थान में प्रमुख मिलता है, पर जवारा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, जवारा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है त्रिचूर, कीर्तिगाई, ओणम या पोंगल? ये मतलब जल्लीकट्टू में बहुत ज्यादा विवाद आपका हुआ था, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? आपका पोंगल जुड़ा हुआ है, ठीक है, पोंगल जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो अभी देख लिया हमने, एमपी में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? ये भी हमने अभी पढ़ा था, अभी पहले पढ़ के आए थे कि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में आगरा से दूर बनाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अबुल फजल, मियां तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल? तो ये थे मियां तानसेन। तानसेन को दरबारी संगीतज्ञ। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? तो अभी मैंने पढ़ाया था, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, कुतुब मीनार, है ना, ये आपको याद रखना।
किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या आपका लाल किला परिसर। तो ये हो जाएगा आपका महाबोधि मंदिर समूह, है ना, महाबोधि मंदिर समूह। अगला प्रश्न है, 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है आपके राजस्थान का एक लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो सिंपल है, दिल्ली में है। पंचमहल किस में स्थित है? तो पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और घूमर लोक नृत्य है, तो घूमर लोक नृत्य आपका राजस्थान का है। तो ये रहे आपके सारे के सारे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। भाई साहब सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और भी इसी तरह की मैराथन टाइप वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।